खबरें में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद गाजी। रन डाउन और फिर अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ भी करवाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती क्यों नज़र नहीं आ रही, और इसके अलावा आप देखेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज अपोजिशन में बैठेंगी। आज बड़ा रंपस था, बड़ा शोर था, निस्बतन पुरअमन सिलसिला नज़र आया हमें पंजाब असम्बली में और दीगर मकामात पर भी, यानी सूबों में। लेकिन ये सेंटर में क्या हुआ और आइंदा क्या होगा, सियासी जमात फिर ऑडियो लीक्स जो एक परमानेंट फैक्टर बन गया है। इस हवाले से हमें पहले MQM के एक लीडर और फिर जनाब गवर्नर सिंध की भी वो सामने आई, इस पर भी बात करेंगे। और फिर बानी PTI का जो IMF को ख़त लिखा उन्होंने, उसके कंटेंट तो सामने आ चुके हैं, क्या उसमें कुछ था। मगर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमारे यहाँ बाकी कोई चीज़ मुस्तकिल हो ना हो, प्राइसेस में इजाफा हमें मुश्किल होता है और ये निगरान हुकूमत हमें जाते जाते बिजली और पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा करके ही जा रहे हैं। एक और क्या ये रुकेगा सिलसिला। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल खान साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें वक्त दिया। साथ एक और इंतहाई अहम शख्सियत जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब, जो कि एक बड़ी ये सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं। और आखिर में डॉक्टर इकरामुल हक होंगे, उनसे मैशत के हवाले से गाइडेंस लेंगे। हामिद रजा साहब, ये जो मौलाना को लग रहा है, देखें वैसे तो उनका दुख हमें जायज़ लगता है, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे। इस सारी कैंपेन में पिछली PTI गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो आगे रहे और इवन जो लोगों को मोबिलाइज भी किया, क्योंकि यूँ लगता था कि ये पार्टियाँ सोशली इतनी मजबूत नहीं हैं। तो उनके दुख दर्द जायज़ हैं और वो क्या फैक्टर प्ले करेंगे। और फिर आपको ये असम्बली वाकई कोई काम करती है, मुद्दत पूरी करती नज़र आती है जनाब हामिद रजा साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब बहुत शुक्रिया। इब्तदाई माजरत, चूँकि आज कौमी असम्बली के हल्ले गुल्ले की वजह से मेरा गला बड़ा शदीद ख़राब है, तो शायद आवाज़ में उस तरह क्लैरिटी ना हो। मैं सर एक बात तो अर्ज़ कर दूँ कि मौलाना साहब की सीट आज मेरे साथ ही थी। मैंने उनके चेहरे पे वो कर्ब भी देखा, वो बेबसी भी देखी, वो अज़ियत भी देखी, जो सलूक PDM ने उनके साथ किया, और अब दोबारा उनको मनाने के लिए वहाँ पर पहुँचे। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, मुझे ये असम्बली अगर इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर आप ये असम्बली को चलाना चाहते हैं तो मुझे चलती हुई नज़र नहीं आती। आज आपने देखा कौमी असम्बली के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। सिर्फ दो बुनियादी वजूहात थी कि हमारा एक मुतालबा था और है कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है और हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। लेकिन उसके अंदर हमने वन स्टेप अहेड जाते हुए ये फैसला किया कि मैंडेट चोरी के हवाला से अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम जो इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा है वो खटखटाएंगे। हम जो हमारी आला अदालतें हैं, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ पर अपीयर होंगे। और ऑन द अदर हैंड साइड हम पार्लियामेंट का हिस्सा भी बनेंगे और पार्लियामेंट के अंदर अपना जमहूरी किरदार अदा करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे इस जो खैर सगाली के जज्बे के तहत पार्लियामेंट का हिस्सा बनने की बात की गई थी, इसको शायद हमारी कमज़ोरी समझा गया या मजबूरी समझा गया, और अब हमारी मखसूस नशिस्तों को भी हम उसको महरूम कर दिया गया। अभी तक इलेक्शन कमीशन का फैसला तो नहीं आया, लेकिन जिस किस्म के इंडिकेशंस आ रहे हैं या आगे चूँकि सेनेट के इलेक्शंस भी है और इन मखसूस नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर अगर ये हमें नहीं मिलती तो हमारी सेनेट में 7 सीटें कम हो सकती हैं। तो हमारी सीरियस रिजर्वेशंस हैं और इन्हीं रिजर्वेशंस की बुनियाद के ऊपर आज आप देख लें कौमी असम्बली के अंदर क्या हुआ। मुस्लिम लीग नून की क़यादत आई, लेकिन वो नारे सुन के तो स्पीकर साहब के गेट से ही पीछे निकल गई, स्पीकर चैम्बर से, और दोबारा ऐवान में आकर नहीं बैठी। तो अगर हालात यही रहे तो मुझे तो ये ऐवान चलता हुआ नज़र नहीं आता और मुझे मुस्तकबिल करीब के अंदर हालात को मज़ीद बेहतर होते हुए भी नज़र नहीं आते, बल्कि इससे ज़्यादा ख़राब होते हुए ही नज़र आते हैं। जी राना साहब, आपने टेक सुना जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब का। एक तो इस पर भी बात कर दें, वो कर्ब की बात कर रहे हैं कि वो दुख में थे, बड़ी मुश्किलों में साथ दिया मौलाना फजलुर रहमान ने PDM का, और वो आगे रहे, जबकि मियाँ नवाज शरीफ साहब तब तो बाहर थे बवजूद अदालत और वट। तो एक तो ये क्या सिलसिला है, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के हालात में कोई पंजाब असम्बली में नज़र आया, इवन CM पंजाब गई मिलने के लिए जो अपोजिशन लीडर हैं, मगर यहाँ तो बड़ी महाज़ाराई की कैफियत है। तो आप कैसे देखते हैं कि इस असम्बली को चलते हुए राना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, इनके जो कह लें कि शिकायत हैं, या इनको लगता है कि इनका मैंडेट चोरी किया गया या कोई रिगिंग हुई, या मौलाना साहब को भी सीट्स उनको लगता है कि कम मिली या ज़्यादा मिलनी चाहिए, ये सारी शिकायत जो हैं ये किसी जमात के साथ नहीं है। इनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं, और अगर वहाँ किसी किस्म का इनके पास कोई शवायद हैं तो वहाँ जाएं, अदालतों में जाएं, ट्रिब्यूनल्स में जाएं, कोई इनको नहीं रोकता। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क ने आगे चलना है। 2018 में हमें बहुत सारी शिकायत थी, हमें लगता है कि वो इस तारीख का रिगिंग से भरा हुआ इलेक्शन था। हम भी असेंबली में आए, हमने भी ट्रिब्यूनल्स का जो है वो रुख किया और मुल्क को आगे बढ़ने दिया। लेकिन यहाँ तो जो है वो मामलात ऐसे हैं कि IMF को लिख दिया गया, उसी IMF को जिसको कभी खान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊँगा, और अमेरिका को कहते थे एब्सोल्युटली नॉट। आज उसी अमेरिका के IMF को वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आओ और इलेक्शन का भी ऑडिट करो और कर्जा ना दो जब तक हमारे मामलात जो है वो हल नहीं होते। तो यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो इनकी तरफ से आ रहा है। देखें, हम तो समझते हैं ये पार्लियामेंट का हिस्सा बने, पार्लियामेंट को चलने दें, और आपको जो लगता है कि एक ज़िमनी सवाल आपसे ही। देखिए, 2018 में भी कभी क्या शफाफ इलेक्शन, तो 17 को भी कुछ लोग कहते हैं नहीं हुए, मगर जिस तरीके से इनको आपने 18 में अपने निशान पे इलेक्शन लड़ा, यहाँ पे वो भाग रहे हैं, कागज ले लिए, दे दिए, ये कोई अनप्रेसिडेंटेड नहीं लगता? एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, इस मुल्क में बहुत सारी चीजें अनप्रेसिडेंटेड हुई। IMF को खत किसी हुकूमत ने नहीं लिखा, किसी लीडर ने नहीं लिखा कि आप मुल्क को कर्जा ना दें। इन्होंने 3 दफा अटेम्प्ट की कि ऐसे ना हो। किसी ने साइफर के ऊपर जो है वो सियासत नहीं की। साइफर तो 200 आते होंगे, 500 आते होंगे साल के अंदर, लेकिन किसी ने उसके ऊपर एक जाली बयानिया नहीं बनाया और लोगों को इश्तिहाल नहीं डलवाया। किसी ने 9 मई के वाकयात नहीं किए कभी। किसी ने जो है वो $190 मिलियन की एडजस्टमेंट करा के मफादात नहीं लिए। तो ये देखें, आज अगर खान साहब को किसी ने नहीं कहा था ना, ये किसने कहा था खान साहब को कि वो ऑपोजिशन में ना बैठें और ऑपोजिशन से उठ के वो सड़कों का रुख करें? किसने कहा था उनको कि वो असेंबलियां डिसॉल्व कर दें और मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलाएं? तो ये सारी चीजें भी तो किसी ने नहीं पहले की थी। ये खान साहब ने अगर की, और आज अगर उनकी सियासत जो है वो मुश्किल में है, या जो भी उनके मामलात, जो कानूनी मामलात अगर मुश्किल में है, तो उनके जिम्मेदार खान साहब है ना, इसके जिम्मेदार PMLN तो नहीं है। तो बिल्कुल अगर ये वो इस तर्ज की सियासत ना करते तो मुझे यकीन है कि आज इतने उनको जो लीगल मामलात में वो घिरे हुए हैं वो ना घिरे होते। तो ये जो रूट की चॉइस तो उनकी थी। बहरहाल मुल्क को आगे बढ़ना है, अच्छी बात है। ये तो आप सही कह रहे हैं राना साहब, मैं आई एग्री विद यू, मुल्क को आगे बढ़ना है। और फिर अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें तो अहमद रजा साहब हो रही है। माफ़ी चाहता हूँ मैं, मुझे पता है आपका गला ठीक नहीं है, मगर फिर भी क्या करूँ, आपका कंट्रीब्यूशन बड़ा अहम है। लेकिन ये बताएं कि आगे तो बढ़ना है मुल्क ने, लेकिन ये जितनी भी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो रही हैं, इसमें खैर से कोई भी पॉजिटिव नहीं है। केसेस हैं तो लंबी लंबी कतारें हैं, जो आपके सामने है। एक मेरा से ये सवाल, और दूसरा ये कि इस जो आपकी एक अपोजिशन बहरहाल आ गई है, इसमें और कौन कौन शामिल होने जा रहा है, और आपकी स्ट्रेटजी विद इन दी पार्लियामेंट होगी या विदाउट भी होगी? अच्छा, देखें कई साहब, मैं सबसे पहले एक बात अर्ज कर दूं। मेरे भाई एहसान अफजल साहब ने ये बात कही कि हमने को 3 मरतबा IMF को लिख के ये कहा कि आप पैसे ना दें, पाकिस्तान को डील ना दें। ये बात हकाइक के मुकम्मल मुनाफी है। जब IMF का वफद पाकिस्तान आया और ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तो इमरान खान साहब की इंडोर्समेंट के बाद ही IMF ने वो पहली किस्त जारी की थी। अभी भी जो हमने खत लिखा है उसके अंदर हमने कतई ये बात नहीं की कि पाकिस्तान को दूसरी किस्त जारी ना की जाए और पाकिस्तान को पैसे ना दिए जाएं। ये बात मैं रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहता हूं कि ये बात हकाइक से मुतसादिम है। दूसरी बात, जहां तक साइफर का ताल्लुक है, मेरे भाई ने तज़किरा किया, तो मेरे भाई की जो पंजाब की वज़ीर आला है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, वो तो कहती थी साइफर झूठ है, साइफर है ही नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साइफर के ऊपर मौक़िफ़ देने का इस्तेहकाक ही नहीं रखती
क्योंकि इनकी तो पूरी टॉप टीयर लीडरशिप ये कहती थी कि साइफर इज़ नथिंग, साइफर एक कागज़ का टुकड़ा है, साइफर में कोई चीज़ नहीं है, साइफर लिखा नहीं गया, साइफर है नहीं। सो उसके ऊपर कम से कम अपने मौक़िफ़ के ऊपर तो कायम रहे ना। हमने पहले दिन से कहा था कि साइफर है, हम आज के दिन तक उस बात पर कायम है कि साइफर है। अगली बात ये कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी IMF को ख़त लिखा था, ये भी बात मैं रिकॉर्ड के ऊपर ले आऊँ। और जिस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी बाहर की ताकत को मुलव्वस करना गलत है, तो फिर मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब की जो अहलिया मोहतरमा है, उन्होंने भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ख़त लिखा हुआ था कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर इंटरवीन करें और मेरे खामद को नाजायज़ गिरफ्तार किया गया है। यानी अपने तई अगर आप किसी को भी बाहर से जिस मर्जी फोर्स को बुलाएं, जिस मर्जी फोर्स को इन्वाइट करें तो वो ठीक है, लेकिन हमने ये बात मैं कैटेगराइज करके कह रहा हूँ, हमने इलेक्शन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उसके साथ ये बावर करवाया है कि आप पैसे जारी करना चाहते हैं, आप पैसे जारी करें। कोई एक सिंगल वर्ड उस खत का मुझे दिखा दें जहां पर कहा गया हो कि आप पाकिस्तान को पैसे जारी ना करें, तो मेरा ख्याल है कि इसे हमें मिस कोट नहीं करना चाहिए इस खत के हवाला से। जहां तक रह गई पार्लियामेंट की बात, देखें काजी साहब, हमने तो एक स्टेप आगे जाते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ये फैसला किया था कि हम पार्लियामेंट का हिस्सा बन रहे हैं और हम बने पार्लियामेंट का हिस्सा। लेकिन देखें ना कि अगर हमें एक तो जो धांधली के मामला थे इलेक्शन कमीशन के साथ, आज फैसलाबाद NA 97 से हमारे विनर कैंडिडेट हैं सादुल्ला बलोच साहब, उन्होंने यहाँ पर ओथ उठाया, हलफ लिया, वो यहाँ पर हलफ ले रहे थे और फैसलाबाद में रिकाउंटिंग करके हमारे पास, जो मेरे पास अभी इतला मौसूल हुई है अब से चंद मिनट पहले, वहाँ से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को जिता दिया गया। ये कौन सा फॉर्मूला है कि हमारी तो कोई भी दरख्वास्त के ऊपर रिकाउंटिंग नहीं हो रही, हम जो थंब इम्प्रेशन को 10 रुपये फ़ी वोट के हिसाब से फ्रांसिक करवाना चाह रहे हैं, हमारी फ्रांसिक की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। आज से 3 रोज़ पहले 20,000 वोट मुस्तरद करके हमारे विनर कैंडिडेट को उसकी एब्सेंस के अंदर हरा दिया जाता है और अब्दुर्रहमान कांजू साहब को जिता दिया जाता है। 20,000 वोट मुस्तरद करके अब्दुर्रहमान कांजू को जिता दिया जाता है। आज फैसलाबाद से अली गौर को जितवा दिया जाता है। तो मुझे ये तो बताएं ना कि इलेक्शन कमीशन का फॉर्मूला क्या है, हमारे केसेस ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड करें। हमने फिर भी ये कहा कि हम अदालतों में फेस करेंगे, हम आ रहे हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन कहता है जी मखसूस नशिस्तें डाउटफुल इसलिए कर दी कि उसके अंदर उन नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर हम सेनेट की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगी, कायदे ऐवान वहाँ पर हमारा आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दी जाती तो सेनेट में हमारी 7 सीट्स कम होंगी, जिसके बुनियाद के ऊपर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं रहेंगे। यही बुनियादी मकसद है कि इनको सेनेट में भी इनकी नशिस्तों से महरूम किया जाए। इनको कौमी देखे ना, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 90 नशिस्तें हैं हमारे पास, उन 90 नशिस्तों के ऊपर अपोजिशन के टोटल जितने MPA जीते हैं उनसे ज़्यादा मखसूस नशिस्तें हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम जीत के जो सीटें आए हैं वो थोड़ी हैं, जो हमारे हक हिस्से के अंदर बनती हैं 25 के करीब सीटें, वो सारी की सारे हमें अलॉट कर दी जाएं। यानी आपका एक MPA 1.5 खातून को मुख्तर सीट ले जाए, ये कोई माले गनीमत तो नहीं है ना, ये कोई माले मुफ्त दिले बेरहम तो नहीं है। इसके ऊपर हमारा आइन और कानून वाज़ेह है। तो हम तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। एहतजाज हमारा जमहूरिया का, वो एहतजाज तो चलता रहेगा, लेकिन अगर आप हमें दीवार से इस हद तक लगा देंगे तो फिर जो आज ईवान के अंदर होता रहा, मैं आपको यकीन दहानी करवा रहा हूँ, अभी ये वो हालात उस नेज तक नहीं पहुँचे जहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये ईवान चल ही नहीं पाए। चला तो आज भी नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब भी अपनी बात नहीं कर सके, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी साइन करके तो वो स्पीकर चैम्बर से के रास्ते से मैदान से उन्होंने राय फरार इख्तियार कर ली। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट चले तो उसको चलाने का एक जमहूरी और आइनी तरीका है, वो ये है कि हमारे किरदार को तस्लीम किया जाए, हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए। तो 100 बिस्मिल्लाह, हम असम्बली के इजलास के अंदर शिरकत भी करेंगे, हम इस असम्बली को चलाएंगे भी, लेकिन दीवार से लगाएंगे तो ये असम्बली नहीं चलेगी। अच्छा साहबजादा साहब ने एक राना साहब, मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, मगर ये जितनी बातें हैं एक एज अ पोलिटिकल, अगर ये 25% भी सही कह रहे हैं, चलें इतना हम मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस या फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट,
तो क्या ये आपके लिए भी, आप रूलिंग पार्टी हैं, ये यानी लम्हा फिक्रिया नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पर तो ये म्यूजिकल चेयर में जो चेयर्स हैं बदलती रहती हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ये गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो राणा साहब, साथ में एक बात और भी ऐड कर दूं कि जब आप ओथ ले लेते हैं या आपकी मेजॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाती है वन वे और दी अदर, तो उसके बाद तो ये होता है कि भाई अपोजिशन को ज़रा साथ में ला के चलें। गवर्नमेंट का ये रवैया होता है कि मतलब बात आगे बढ़े और ज़्यादा एतराज़ात की वजह से हुकूमत का काम रुके ना। तो आप क्या समझते हैं इन हालात में कैसे आगे बढ़ेगी बात, राणा साहब? देखिए, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। बिल्कुल मैंने 3 अटेम्प्ट्स कहा था, 3 खत नहीं कहा था कि IMF का मुआहदा ख़राब हो जाए। पहली अटेम्प्ट तब थी जब खान साहब की हुकूमत आईनी तरीके से बाहर निकाली जा रही थी, तो उन्होंने जो खुद मुआहदा किया हुआ था IMF का, उसको रद्द कर दिया। जब उन्होंने कीमतें बढ़ानी थी बिजली की और पेट्रोल की, और उन्होंने कम कर दी और एमनेस्टी अनाउंस कर दी। वो पहली अटेम्प्ट थी मुल्क को माशी बहरान में डालने की। फिर उसके बाद हमारी हुकूमत ने जब मुआहदा बहाल करने की कोशिश की, तो 2 प्रोविंशियल सरप्लस जो कमिट किए हुए थे IMF के साथ KPK ने और पंजाब में, उस पर ख़त लिखा गया कि वो हम नहीं दे पाएंगे और उस मुआहदे से हम बाहर निकल रहे हैं। तो वो दूसरी अटेम्प्ट थी मुल्क को जो है बहरान में धकेलने की, IMF के मुआहदे को रद्द करने की। और तीसरी में बिल्कुल इस खत में लिखा हुआ है कि अगर आप बिल्कुल इनको पेमेंट ना दें, अगर 30% ऑडिट जो है वो इलेक्शन का जो है वो नहीं आप करते, तो ये तीसरी अटेम्प्ट है कि जिसके अंदर। और एक और जो मैं फैक्ट बता दूं, इन्होंने कहा जमान पार्क में हमारी इंडोर्समेंट के बाद जो है वो IMF ने जो है वो इनके साथ मुआहदा किया। ये बिल्कुल गलत है। IMF एक इंटरनेशनल अदारा है। अगर कोई इनके साथ मुआहदा हुआ या इनके साथ कोई वहाँ बातचीत हुई तो वो रिटर्न फॉर्म में होती है। IMF कोई ज़बानी कलामी बात नहीं करता, वो सिर्फ इनसे गपशप लगाने गया था, तो इनसे गपशप लगा के आ गया। अगर कोई रिटर्न उन्होंने कोई इनसे गारंटी की या इंडोर्समेंट ली, तो वो अगर रिटर्न फॉर्म में है तो वो पाकिस्तानी अवाम को दिखा दें कि IMF के साथ। अच्छा राणा साहब, एक सवाल आपसे ही, एक सवाल, लेकिन आपने जो IMF से बात की थी, तो जितनी जो माशी सेहत की बाबत अच्छे आपने दिए थे, जो इशारे हैं, वो तो 3.5 साल की वो PTI की गवर्नमेंट थी, जिसकी बुनियाद पे आप गए कि जी वो तो बड़े पॉजिटिव हैं, 178 पे है, डॉलर है, ये है, वो है, इन्फ्लेशन। तो वो तो फिर यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दोज गुड इंडिकेटर्स, जिसकी बुनियाद पे बात आगे चली। राणा साहब, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। ये तो इनके अपने शौकत तरीन साहब ने कहा था कि मुल्क की कोई डायरेक्शन नहीं है, और अगर इतने ही अच्छे इंडिकेटर्स थे तो मिनी बजट की ज़रूरत नहीं थी। जो इन्होंने जनवरी 2022 में दिया मिनी बजट, वो इसलिए दिया था क्योंकि ये अहदाफ को मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे। बहरहाल, इससे जो अगला आपने सवाल पूछा, ये जो मखसूस नशिस्तों का है, देखें बात यह है कि ये सवाल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है। जब आप कहते हैं ना कि हमें तो ऑपोजिशन को दीवार से नहीं लगाना चाहिए और इनको साथ लेके चलना चाहिए, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। इनके जो इश्यूज हैं वो ये दोनों, देखें, अदालतें भी आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट है। तो इनके जो इश्यूज हैं वो हुकूमत ने नहीं रिजॉल्व करने, ना इस कोalition हुकूमत ने या किसी सूबाई हुकूमत ने करने, वो इन दोनों आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट अदारों ने करने। वहां अपने ये एविडेंस लेके जाएं, अपने मुद्दा बयान करें, और अगर इनके हक में फैसला हो जाए तो हमें कोई उसमें एतराज नहीं है। तो ये कंप्लेंट हमारे से है ही नहीं। अब इशू इनका जो है, वो जो मौकफ जो इनके लिए नेगेटिव जाता है, वो ये है कि सुन्नी तहरीक ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उनके किसी भी आदमी ने इलेक्शन नहीं लड़ा और वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। अब वो बाद में इन लोगों को ज्वाइन किया और फिर जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो इन्होंने बर वक्त जो है वो नहीं भरे। तो ये इश्यूज हैं और इसके ऊपर ये बहस चल रही है। जो फैसला होगा हमारे लिए हमें कबूल होगा। डेफिनेटली हमारा ये मौकफ है कि अगर किसी ने नॉमिनेशन पेपर्स भरे ही नहीं है तो फिर वो सीट्स इनको नहीं मिलनी चाहिए, और सीट जिन्होंने भरे नॉमिनेशन पेपर्स उनका हक बनता है। अब ये मुद्दा हमारे हक में। एक मैंने और बात करनी है, फिर राणा साहब से, हामिद साहब के पास भी जाऊंगा। ये जो ऑडियो लीक्स 2 आई हैं, मैं नहीं कहता गलत है, ये सही है, इस पर भी क्या नहीं होना चाहिए कोई कि यार ये
दोनों मान रहे हैं कि हमारी हैं, और वो जो उसमें क्या FIA को अब आपकी हुकूमत आ रही है, तो क्या आप इस पे इसकी तफ्तीश करवाएंगे कि ये जो क्लेम्स किए गए मुबैना कि जी धांधली हुई या नहीं हुई और किसने कहा, ज़ाहिर वो लोग मौजूद हैं, तो शुडंट यू गो अहेड विद इट कि यार दूध का दूध पानी का पानी हो। राना साहब देखिए, ये तो उनकी आपस में कॉन्वर्सेशन थी, और जिसने लीक की वो भी उनके आपस में ही वो बंदा था, वहीं उसी मीटिंग में मौजूद था। तो ये तो MQM की जिम्मेदारी है वो तहकीक करें, और वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अगर इसमें हमें तो देखें, बात ये है कि अगर कोई धांधली हुई भी है तो वो मसला इलेक्शन कमीशन में जाना है। इलेक्शन कमीशन में अगर किसी को लगता है कि उसके हल्के में कोई इशू है, वो उधर रुजू करे, इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। चलें ठीक है। इसमें राना साहब दो नुक्ते राना साहब ने कहे कि जी एक तो आप अदालतों में जाएं और ये इलेक्शन कमीशन में जाएं, तो हुकूमत से तो आपसे हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, और दूसरा ये जो क्लेम्स आए हैं, मैं ये कह रहा था कि ये सिलसिला वंस फॉर ऑल खत्म हो जाता। राना साहब, ये अगर किसी ने जाली बनाई है तो उनको पकड़ के अंदर करें, ये लीक्स तो बंद हो। तो वो कह रहे हैं हमारी अपनी है, वो कह रहे हैं हमारी अपनी है। जी 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 राना साहब आप ऐड कर लें, फिर मैं अहमद साहब की तरफ जाता हूँ। नहीं, ये तो ऐसी लीक्स है ना कि आपस में 10 दोस्त बैठे हुए हैं, और फिर उसमें से कोई बात बाहर, उसकी कोई रिकॉर्डिंग करके बाहर लीक कर दे, तो ये तो अगर कोई MQM वाले कंप्लेंट करना चाहते हैं FIA में तो जरूर करें, फिर उसकी तहकीक शुरू हो जाएगी। चलें जी अहमद रज़ा साहब, इन तमाम इश्यूज पे आपका टेक कि जनाब अदालतें हैं, सब आज़ाद है, हम तो हुकूमत हैं भाई, हम तो पार्लिमान में हैं। जी जनाब साहब ज़्यादा साहब। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि IMF का वफद जमान पार्क के अंदर मिठाई खाने तो आया नहीं था, ना वहाँ पर वो पकौड़े खाने के लिए आया था, और अगर उनको कंसल्टेशन करनी थी तो फॉर सम रीज़न ही करनी थी ना। वो इमरान खान को एक हकीकत समझ रहे थे तो कंसल्ट करने के लिए आए थे। दूसरी बात, ये जो अदालतों की बात की गई या इलेक्शन कमीशन की बात की गई कि हुकूमत साथ लेके चलना चाहती है, अजब तमाशा है कि साथ लेके चलना चाहती है, लेकिन माले गनीमत और माले मुफ्त के अंदर अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंच गई है एज आ फरीक। क्या मुस्लिम लीग नून वहां पर एज आ फरीक नहीं गई कि ये मखसूस नशिस्तें हमें अलॉट कर दें? पीपल्स पार्टी वहां पर नहीं गई कि ये नशिस्तें हमें अलॉट कर दें। MQM वहां पर नहीं गई कि ये नशिस्तें हमें भी अलॉट करें, और अब JUI भी वहां पर पहुंच गई कि हमें भी अलॉट करें। अब एक साइड के ऊपर देखें, बात में कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आप साथ लेके चलते हैं, आपने इतना ही मामला इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दिया या अदालतों पर छोड़ दिया, तो फिर वेट करते, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ लेने देते। जब फैसला आ जाता, अगर हमारे खिलाफ आता, तो आप फिर जाके क्या लेते कि जी दे दें। आप तो वहां पर जाकर आर्ग्यू कर रहे हैं कि हमें दी ना जाए। अगली बात, SIC की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मेरे मोहतरम ने बात की। मैंने एक बात वाज़िया कर दूं, हमारा अलायंस था विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं अगर अपनी जमात के चेयरमैन के तौर पर मेरा टिकट मेरे RO ने एक्सेप्ट नहीं किया और मेरी हैसियत इंडिपेंडेंट कर दी, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी जमात के 3 MPs के टिकट उन्होंने इंडिपेंडेंट हैसियत कर दी ROs ने, क्योंकि काजी फायजीसा साहब फैसले सुना रहे थे। मेरा क्या कसूर है? अगली चीज़, आर्टिकल 51 के अंदर लिखा हुआ है कि आज़ाद उम्मीदवार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं पार्लियामेंट में। वहां पर पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं लिखा हुआ, और आइन के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी को भी डिफाइन किया गया है, और इलेक्शन रूल्स के अंदर और एक्ट के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को भी डिफाइन किया गया है। पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन ये की गई है कि हर वो पार्टी जो इलेक्शन कमीशन की तमाम शराइत और कवायद ज़वाबित पूरा करने के बाद उसको इंतखाबी निशान अलॉट किया जाता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 2013 में भी था, मैंने लड़ा, 2018 में भी था, हमने लड़ा, 2024 में भी था, एक अलायंस की वजह से हमने कंटेस्ट नहीं किया। तो ड्यूली रजिस्टर्ड पार्टी है, आइन के अंदर पार्लियामानी पार्टी नहीं लिखा हुआ। अगली बात जो सबसे अहम मैं आपको बता रहा हूं, 2018 के अंदर बाप पार्टी नहीं बनी थी, बाप पार्टी नहीं बनी थी, रजिस्टर्ड नहीं थी। 3 उम्मीदवार जीते हैं KP से, इंडिपेंडेंट होते हैं, इसी दौरान बाप पार्टी बना दी जाती है। वो इलेक्शन कमीशन आते हैं, वो आके कहते हैं कि जनाब हमने बाप पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, मखसूस नशिस्त खवातीन की हमारा हक बनता है, तो हमें नया शेड्यूल भी जारी किया जाए और हमें मखसूस नशिस्त भी अलॉट की जाए। याद रखें कि बाप पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी इलेक्शन कमीशन में उस वक्त तक, हम रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल भी जारी करता है, उनको मखसूस नशिस्त भी अलॉट करता है। फिर पंजाब असम्बली के अंदर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकलियती उम्मीदवारों की लिस्ट ही जमा नहीं करवाई।
जब एमपीए जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन से ये कहा जाता है कि हमारे उम्मीदवार जीत गए हैं और हमारी इतनी अकलियतों की नशिस्तें बनती हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नया शेड्यूल भी जारी करता है, उनको वो अकलियतों की नशिस्तें भी अलॉट करता है। फिर उससे बढ़कर लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला है, एक पार्टी ने अपनी मखसूस खवातीन की नशिस्तें जमा नहीं करवाई, लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, वो लेट हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस पार्टी में शामिल हुए हैं ये हक उनका है, ये हक उनका। मैं खत्म करने लगा हूं। जी प्लीज। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि यह हक उनका है और लिस्ट जमा करवाने में लेट होने की वजह से आप ये हक उनसे वापस नहीं ले सकते। तो ये तमाम प्रेसिडेंट्स 2018 के हैं और 18 के बाद के हैं। ये मैं कोई 70s 80s 60s की बात नहीं कर रहा। तो फॉर गॉड सेक मेरे ख्याल में आर्गुमेंट वो करें जो बनता है और बात वो करें जो हकायक के मुताबिक है। आपने अपोजिशन को साथ लेने के लिए चलना है, उधर से आप हमारी सीटें लेने के लिए पहुंच गए हैं। इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि हमें दी ना जाए। ये आपकी बात आ गई राना एहसान अफजल खान साहब, वक्त की कमी है, मैं फिर किसी वक्त इंशाल्लाह आपको इन्हीं राना साहब आपका भी टेक लूँगा, मगर वक्त की दीवार सामने आ जाती है। दो आए नुक्ता है नज़र हमारे सामने, मगर बुनियादी बात क्या है, दोनों साहब ये करेंगे आगे चलते हैं तो एक दूसरे के ज़रा थोड़े से जो ऑब्जेक्शन है उन्हें दूर भी कर लिया जाए। अब आते हैं उस मसले की तरफ जो वाहिद मुस्तकिल है, द कॉन्स्टेंट, द प्राइस हाइक। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर इकरामुल हक एक मारूफ माहिर मेशी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर इकरामुल हक, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुसन्निफ़ हैं, दानिश्वर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वो कहते हैं सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में, हर चीज़ जो है तग़य्युर में है, हला बलू सब कुछ देख रहे हैं, मगर एक कांस्टेंट है और वो प्राइसेस। कल हमें या एक दिन पहले 7.6 रुपये बड़ी बिजली, आज रात को सुना है खैर से पेट्रोल भी ऊपर जा रहा है। तो क्या ये अब रुक पाएगा, नंबर वन? और सेकंडली ये जो ख़त की जो बिलावजह पीटीआई ने बदनामी ले ली, चाक न थामे दी, जिस तरह वो वारिद शाह ने कहा था, तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्राइस हाइक विल गो ऑन, और अगर जाएगी तो कब तक और कितनी होगी? ना डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया काजी साहब। देखिए IMF के साथ ये जो 3 बिलियन का स्टैंड बाई प्रोग्राम चल रहा है उसकी अब आखिरी इंस्टॉलमेंट 1.2 बिलियन मिलने वाली है। तो उनकी शर्तें जो हैं उसमें ये भी है कि आप ये मुसलसल प्राइसेस बढ़ाते जाएं, क्योंकि जो सर्कुलर डेट है इसमें वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर हमें ये पता है कि वो सर्कुलर डेट कीमतें बढ़ाने से तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो तो ज़्यादा उसमें मसला करप्शन का है, गवर्नेंस का है, मगर जाहिर है जब आप उसको में कमी नहीं कर पाते तो फिर आपको उनकी शर्त माननी पड़ती है। तो आने वाले दिनों में $6 बिलियन का एक और बड़ा प्रोग्राम लेने के लिए पाकिस्तान दरख्वास्त कर चुका है। ये नगरान हुकूमत के ज़माने में ही हो चुकी है। तो अभी जैसे ये नई हुकूमत भी इक़्तिदार में आ जाएगी तो इनको आते ही बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, और अवाम जो है कुछ जो रिलीफ की तवक्को चाह रही हैं उनका बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि ये प्राइसेस आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी और बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना। किसी किस्म की हम तवक्को नहीं रख सकते कि इसमें कमी वाक़या होगी। अच्छा मियाँ साहब भी ये कह रहे हैं कि पहले 2 साल बहुत मुश्किल होंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि ये मुश्किलात तो बढ़ेंगी, मगर मैं एक और इशू की तरफ आता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था, बिलावजह पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है, IMF की हम कैश काउज हैं। मैं फिगर देख रहा था अर्जेंटीना से उन्होंने कितने पैसे निकाले और कितने अभी देने हैं उन्होंने। ये तो हम तो उनके कमाऊ पूत हैं, तो क्यों प्रोग्राम बंद करेंगे? और ये खत लिखने की क्या ज़रूरत थी इनको? या इस खत से वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा? IMF कितने पैसे $130 बिलियन हम पे लादा हुआ है और हमें वो निचोड़ रहा है डॉक्टर साहब? नहीं, वो तो उसका पे तो कोई असर नहीं होगा, मगर ये जो काम कह रहे हैं कि खत लिखने से, ये तो असल यही है ना कि जो असल चीज़ों की तरफ से फिर तवज्जो हटाना कि ये जो लाइन लॉसेस हैं क्यों ख़त्म नहीं होते, करप्शन क्यों ख़त्म नहीं होती, लोगों पर ही क्यों बोझ डाला जाता है। तो वो IMF को ख़त लिखने के मसले को आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी पेश कर सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं, मगर ये वाहिद मुल्क है, आपको हमें पता ही है कि हम वाहिद मुल्क हैं जो कर्जा मिलने पर जश्न मनाते हैं। अब पिछली दफ़ा $6 बिलियन हमने बजट में दिखाया कि हम
अपने रिसोर्सेज से जो है वो उसको रेज करेंगे, मगर वो हम नहीं कर सके। अब वो सारा के सारा फिर फिस्कल डेफिसिट में जाएगा। इस वक्त हमारे बॉन्ड्स की पोजीशन ही नहीं है कि हम पिछले ही अंडर सेल हो रहे हैं, उसका ही डिस्काउंट इतना है, तो नहीं कहाँ से हम लेते पैसा। तो अब जो हमदर्द मुल्क थे वो भी तंग आ चुके हैं, उन्होंने वो पुराना पैसा तो चले रखने दिया है, मगर उसकी शर्त होती है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो बुनियादी चीज़ें करने की होती हैं वो कोई हुकूमत भी नहीं करती। इस हुकूमत को भी जब आएगी कोई प्लान नहीं लेकर आई। वैसे 2 साल सख्त तो कह रहे हैं, मगर ये भी तो बताना चाहिए ना कि फिर कैसे उसमें से निकलेंगे और कर्जा लेंगे, खुशी मनाएंगे। मैं तो हैरान होता हूँ जब कोई IMF से ट्रांश मिलती है तो कैसे जश्न मनाया जाता है, उसमें तो ज़ाहिर अफसोस करना चाहिए। मगर आपको पता है कि ये सिलसिला चलता रहता है और वो उनकी भी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो हमें कर्जा ना दे, वो और भी देंगे। और ये जो हमारी शराफिया है वो और भी उनके कोई अल्ले तल्ले ख़त्म नहीं होंगे। आप देखेंगे कि उनकी गाड़ियाँ, उनके पेट्रोल, उनकी हर चीज़ फ्री जो मिलती है, उनके जो परक्विजिट्स हैं, उनके जो बड़े बड़े मरात हैं वो भी जारी रहेंगी। इनकम टैक्स, सेल टैक्स और दूसरे लॉज के अंदर जो उनको टैक्स एग्जम्पशंस है वो अब 2 ट्रिलियन तक पहुंच गई हैं, वो भी जारी रहेंगी और अवाम का जो है वो बुरे से बुरा हाल होता चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं, फिच है, मूडीज है, इनसे भी बड़ा डर लगता है हमें। ये हमारी तारीफ करें तब भी डर लगता है, जब तारीफ ही करें तो ये क्या पॉलिटिकल टूल्स हैं ये भी, या किस हद तक इनकी असेस, जिस तरह मूडीज ने कल कहा कि जी जो पोस्ट इलेक्शन या जो इनस्टेबिलिटी है इट माइट हैम्पर आवर प्रोग्रेस, तो ये इनकी क्या हैसियत है, क्रेडिबिलिटी क्या है, इस पर क्या आपका टेक है? जी देखिए ना, वो जैसे ही आपके नंबर्स देखकर क्रेडिट रेटिंग करते हैं तो उसी हिसाब से जो हमने कुछ स्कूल बॉन्ड के जरिए कुछ और बाहर जो है फॉरेन डिनोमिनेशन के जो कर्जा वो बिल्कुल नहीं फिर हमें मिलता। मगर हकीकत तो यही है कि उनका सबसे बड़ा जो मैंने देखा जो हकीकत पसंदाना तबसरा था वो तो यही है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो अपने बैंकों से बड़े बड़े कर्जे लिए चली जा रही है। उनका भी एक्सपोजर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 95% से भी ज़्यादा है। तो ऐसे केस में ना हमारे बैंकों को अच्छी रेटिंग मिलती है ना हुकूमत को, क्योंकि मसला वही है कि बस कर्ज की मैं पी रहे हैं और समझते हैं कि हमारी जो फाका मस्ती है एक दिन रंग लाएगी। ये तो हो नहीं सकता है। तो ये जो उन्होंने किया है उसमें सबसे बड़ा जो सवालिया निशान आ रहा है वो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक वायबिलिटी है। तो वो रियासत की आहिस्ता आहिस्ता, किसी हुकूमत का मसला मेरे ख्याल में नहीं है, ये रियासत के हमें बतौर रियासत देखना चाहिए कि उसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो वैनिश होती चली जा रही है और बजाय के संजीदगी का मुजाहरा किया जाए वो और कर्जे लिए चले जा रहे हैं और उन्हीं कर्जों की वजह से महंगाई हो रही है। क्योंकि फिर आपको नोट छापने पड़ते हैं जब 22% के ऊपर आपने अपना डिस्काउंट रेट रखा हुआ है, तो और तो कोई बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि उसको तो 25-26% पे लोन मिलेगा। हुकूमत जब खुद 22% पे ले रही है तो बैंक बड़ी खुशी से आपका और मेरा पैसा उनके हवाले करते हैं और उसके ऊपर पैसा कमाते हैं। आप उनके जरा देखिए इस साल जो है उनके बिफोर जो टैक्स प्रॉफिट थे वो 100 बिलियन के भी कई बैंकों के क्रॉस कर गए हैं। तो डॉक्टर साहब दो सवाल मैं आखिर चाहूँगा कि एक तो ये कि बैंकों का स्प्रेड भी मेरे ख्याल में शौकत अजीज साहब के ज़माने में बड़ा ही उनको वो तो बड़ा यहाँ पे रीपिंग ह्यूज प्रॉफिट्स, और एक पॉलिटिकल इकॉनमी का सवाल दोनों। क्या आपको लगता है कि जितना पॉलिटिकल लड़ाई गान मिला ये सब कुछ हो रहा है तो क्या ये जो प्राइसेस हैं ये सारे इस हला बलू को पीछे नहीं छोड़ जाएंगी? द वे अब चूंकि आ गया है वो टिपिंग पॉइंट आता नजर आता है, इन दोनों हवालों से आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अगर ये इसी तरीके से पाकिस्तान के अवाम पिसते रहे तो जाहिर है उसकी भी एक लेवल ऑफ टॉलरेंस तो होता है ना। फिर पता नहीं चलता किस वक्त लोग सड़कों पर आ जाएं, क्योंकि जब ये समर के बिल आएंगे, अभी तो देखिए कंजम्पशन कम थी विंटर में, तो चलिए कुछ लोगों ने, अब जब बिजली के बिल इस कदर आएंगे तो आप अंदाजा लगाएं कि वो तो इस काबिल नहीं होंगे कि दे पाए। तो ये अगर सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है IMF नहीं देने देगा और उसके नतीजे में यहाँ पे भी एक अफरा तफरी का आलम होगा और ये इनकी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे उठाएं और चले अपना वक्त गुजारें और कहें चले जी अगली हुकूमत। आपने देखा ही कि 16 महीने में PDM के ज़माने में रिकॉर्ड हाई जो था वो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ा और लोन लेने पड़े। और ये जो थी निगरान हुकूमत भी कितनी भी अपने आप को प्रूडेंट कहे, इन्होंने भी अपने जो इस अरसे में रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं। तो मसला वही है कि पहले तो ये डिबेट की जाए कि ये जो इतना बड़ा पाकिस्तान का डेट है, क्योंकि जो अब हमारी सारी इनकम से भी कहीं ज्यादा, देखिए 8.5 ट्रिलियन का
अगर आपने सिर्फ डेट सर्विसिंग में लगाना है तो ये तो पूरी आमदन का भी कहीं आपको फिर सूद के लिए भी पैसा लेना पड़ेगा। तो वाइबिलिटी ऑफ जो मैं अर्ज कर रहा था स्टेट जो है वो वैनिश हो रही है। तो सोचना चाहिए जो वाकई मैटर करते हैं लैंड में कि भाई ये मसला एक हुकूमत का नहीं है बल्कि रियासत के पूरे ढांचे का है, और उसमें जब तक बुनियादी तब्दीलियां नहीं करी जाएंगी तो हम किसी शक्ल भी तवक्को नहीं कर सकते। मैं आपका इशारा जो है वो बिल्कुल उसकी एंडोर्समेंट करता हूं कि ये हालात जो है बहुत खराबी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, ये तकरीबन अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 93% ऑफ डिपॉजिट्स जो बैंक्स के हैं वो भी गवर्नमेंट लोन ले चुकी है और उसमें आवाम का और पब्लिक का भी पैसा मौजूद है। वैसे तो सॉवरेन गारंटीज़ होती हैं, तो इस हवाले से तो हमें सुकून की नींद सोना चाहिए कि हमारे जो एहसास से ये पैसे हैं बैंकों में वो हुकूमत जो है उनको उसकी गारंटीज़ हैं। डॉक्टर साहब जी देखिए, मसला ये है कि आपका पैसा इतना डिवैल्यूएट होता चला जा रहा है और कीमतें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि वो बैंकों में पड़ा हुआ भी चाहे वो 20% भी अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दे, उस पर जाहिर है कि रियासत भी 15% टैक्स लेने ग्रॉस पे पहुंच जाती है अगर आप फाइलर नहीं है तो 30%। लेकिन उससे होगा क्या, आप देखेंगे कि IMF जब इन्हें कहेगा कि अब आप एक्सचेंज रेट को और खुला करें तो 2-3 साल से जो हमने फ्लड गेट रोका हुआ है एकदम इम्पोर्ट खुलेगी। उनका इंटरेस्ट तो ये होता है आप इम्पोर्ट खोलें, उनका माल यहाँ आकर बिके तो फिर आपका जो रुपी है वो और डेप्रिशिएट होगा, तो बैंकों में पैसा पड़ा आपका 1/4 भी ना रह जाए, फिर होते होते और भी नीचे जाएगा। तो मजमूई तौर पे लोगों को इससे खुश नहीं होना चाहिए कि अब उनको 20% इंटरेस्ट मिल रहा है, बल्कि वो ये भी तो समझे कि डिवैल्यूएशन कितनी हुई और आने वाले दिनों में सबसे पहले उनकी शर्त यही होगी कि आप इम्पोर्ट्स खोलें। जब आप इम्पोर्ट्स खोलेंगे तो आप देखिएगा कि फिर डॉलर की डॉक्टर साहब कहाँ जाती है। आप बहुत अहम मौज़ूआत पर आपने रोशनी डाली, बहुत शुक्रिया। यू आर ऑलवेज सो काइंड एंड योर कंट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल। नाज़रीन, हम ये समझते हैं कि ये जो असल इश्यूज़ हैं ये कर लें सीटों वीटों का जो आपने करना है, मगर जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा और जिस तरह SIFC के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं शायद उन्हीं से हमें कहना चाहिए कि इन इश्यूज़ को देखें और इस मैशत को एक दुरुस्त डगर पर डालें, वरना ये जो जंग और लड़ाई है ये तो चलती रहेगी, मगर हमारी मैशत को बहाल होना चाहिए। शायद उससे सियासत भी कुछ अच्छे पटरी पर चल पड़े। ये था हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम, मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।